मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थंडर क्लाउड, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या अब तुम हार मानते हो? हाँ, मैं हार मानता हूँ। मुझे अच्छा लगा, अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सच में? क्या तुम मुझे सिखाओगे? वाह, मजा आ गया। सबसे पहले हम आसान ट्रेनिंग से शुरू करेंगे। चलो तुम इस क्लाउड पर बैठ जाओ। लेकिन मैं इस पर बैठूंगा कैसे? हाँ? प्लीज बताओ, इस पर कैसे बैठना है? इस पर चढ़ जाओ, ये तो बहुत आसान है। ये इतना आसान है? देखता हूँ। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब सबसे पहले मैं तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दूंगा, तैयार हो जाओ। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो और अपने अंदर से बाकी सारे थॉट्स को निकाल दो, यानी अपना दिल खाली कर लो। वाह, ये तो बहुत आसान काम है। मेरे टीचर और मॉम हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग खाली है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? सॉरी, मुझे तो लगता था दिल और दिमाग एक ही चीज होते हैं। मुझे ये करना होगा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सोने की इजाजत किसने दी? थंडर क्लाउड! इसमें मेरी क्या गलती है? अपने दिल से सब कुछ निकालने के बाद मुझे नींद आ गई। ये ट्रेनिंग इतनी आसान भी नहीं है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें अपने आप ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये हर चीज के बारे में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। पता नहीं नोबिता, वहाँ अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर भी रहा। उसने कल अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया था, शायद इसीलिए उसे देर हो गई है। ये इम्पॉसिबल है, मैं इतना सारा होमवर्क नहीं कर सकता। मुझे ये करना होगा, मुझे करना ही पड़ेगा। अरे नहीं। शिजुका बाहर मेरा वेट कर रही है, पता नहीं अब क्या होगा। मैं ये नहीं कर सकता। समझ गया। नोबिता! तुम्हें किसने कहा कि तुम घर जा सकते हो? सॉरी सर। नोबिता, ये कभी नहीं सुधरेगा। शिजुका, सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो नोबिता? क्या तुम्हारा पेट खराब है? ऐसी बात नहीं है शिजुका, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो सॉरी शिजुका। रुको नोबिता, मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम? आज मैं अपना सारा होमवर्क पूरा करूंगा और कल सर से माफी मांग लूंगा। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे लगता है आज का दिन ही खराब है।
तो हम सब 4 बजे मिलेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी देर हो गई। 3 दिन की छुट्टी है, इसीलिए टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है। वैसे शिजुका, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? हाँ, प्लीज बताओ ना। वो बात ऐसी है नोबिता। क्या सुनियो का कजिन हम सबको कैंपिंग के लिए लेकर जा रहा है? हाँ, वहाँ तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। क्या तुम भूल गए तुम्हें कितना होमवर्क मिला है? सही कहा, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए नोबिता। ये तो बहुत बुरा हुआ नोबिता। मुझे लगता है कि कैंपिंग जाने की बजाय तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। हाँ नोबिता, मुझे भी लगता है कि डेकिसुगी सही कह रहा है। तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं। कहाँ थे तुम? टाइम देखा है तुमने? वो बात ये है मॉम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पूरा यकीन है आज फिर टीचर ने तुम्हें डांटा होगा। बताओ नोबिता, क्या इस बार भी तुम्हें टेस्ट में 0 मिला है? मैं तंग हो गया हूँ डोरेमोन। तुम किससे तंग हो गए हो नोबिता? हाँ, हर चीज से। तो इसमें कौन सी नई बात है नोबिता? हाँ? देखो आज मेरा मूड बहुत खराब है डोरेमोन। कितना अच्छा होता अगर मैं अकेला किसी पहाड़ी पर रह पाता। एक इमॉर्टल सेज की तरह बातें करना बंद करो। डोरेमोन, ये इमॉर्टल सेज क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने इस तरह की पिक्चर पहले कभी नहीं देखी? हाँ, क्या ये एक इमॉर्टल सेज है? इमॉर्टल सेजेस के लेजेंड्स ओल्ड चाइना से यहाँ आए। वो दुनिया में हो रही करप्शन से बहुत परेशान थे। इमॉर्टल सेजेस ने फिर अपने आप को पहाड़ियों में छुपा लिया और सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए ट्रेनिंग लेने लगे। सुपरनैचुरल पावर्स यानी मैजिक? हाँ नोबिता, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी चीजों के मामले में तो तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं भी एक इमॉर्टल सेज बनना चाहता हूँ। जरा 1 मिनट रुको। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सिर्फ लेजेंड्स थे। तो फिर ये एनीवन कैन बिकम एन इमॉर्टल सेज किट किस लिए है? क्या ये मेरे काम आ सकती है? मुझे देखने दो डोरेमोन। देखो, ये एक इमॉर्टल सेज में बदलने वाली किट नहीं है नोबिता। कोई बात नहीं, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ डोरेमोन। सुनो, ये सब करने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर मॉम ने तुम्हें डांटा तो मैं मदद नहीं करूँगा। जब मुझे मेरी सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाएंगी तो मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए तुम्हें बहुत हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इमॉर्टल सेज बनने के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। लगता है अब तुम नहीं मानोगे नोबिता। तुम मेरे साथ नहीं आओगे डोरेमोन? बिल्कुल नहीं। इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया, समझे? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए अकेला ही जा रहा हूँ। वाओ, ये जगह तो बहुत अच्छी है। देखता हूँ इस इमॉर्टल सेज किट में क्या है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो इमॉर्टल सेज आउटफिट है। ये छोटा सा कॉटेज है और इसके साथ एक पंप भी है। समझ गया। वाओ, एक इमॉर्टल सेज कॉटेज। मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसी में रहना होगा। हाँ, अब ये तैयार है। ये छोटी लगती है पर मुझे यकीन है ये अंदर से बहुत बड़ी होगी और इसमें शावर और बेड भी होगा। हाँ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। कितना अजीब है। हाँ, ये क्या है? एक इमॉर्टल सेज डॉल। अरे इससे ही तो मुझे सुपरनैचुरल पावर्स मिलेंगी। हाँ, अरे मुझे किसने जगाया? हाँ, ये मैं हूँ नोबिता। तो मुझे कुछ सुपरनैचुरल पावर्स सिखाओ, पर थोड़ी जल्दी करना और आसान भी। मुझे मुश्किल चीजें पसंद नहीं है। ये लो। हाँ। क्या तुम्हें अपने टीचर से बात करने की तमीज नहीं है? अरे मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हाँ? अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? अब क्या होगा नोबिता? तुम्हारे तो सारे रास्ते मुश्किलों से भरे हुए हैं। जल्दी से कुछ करो डोरेमोन। देखो, तुम ध्यान से चलना और सिर्फ मेरे बताए हुए रास्ते पर ही जाना नोबिता। अब
से नीचे उतरो। They told me my disability would limit me. Pause. They were wrong. It made me dangerous. I know. That sounds backwards, right? We've all heard the same motivational slogans. Turn your weakness into strength. Or that tired one. What doesn't kill you makes you stronger. But what if I told you those are half-truths dressed up like wisdom? Here's the reality they don't teach you in rehab or classrooms or those sparkly TED Talks. Disability doesn't give you superpowers, but it does teach you to master terrain most people never even see. And that mastery, that's not just resilience, it's strategic danger. Everyone loves to give advice when you're disabled. Stay positive. Don't let it define you. Just be yourself. Nice sentiments. But here's the flaw. That advice assumes the game is fair. It's not. Society is built like a staircase, and we're told, you just have to climb it. But some of us were never given legs, so we build ramps or catapults. See, the problem with "don't let it define you" is that it ignores how much work it takes to navigate the definition. We don't get to float above labels. We have to fight through them just to be seen. And in doing so, we develop tools most people never have to sharpen. Patience, for one, strategic rage, surgical level awareness of human behavior. Not because we're special, but because we had no choice. Let me give you a story. I remember being in college, in a classroom, with stadium seating. There was no ramp to the professor's desk. So guess what I had to do every day to turn in assignments? Toss them. Like literally throw them across the room. You learn fast how to own the awkward moment, to turn it into performance. Humor, command. I didn't just survive that space, I hacked it. And the thing about hacking systems is, it makes you dangerous to people who rely on those systems to keep you in your place. There's a study from Harvard, Lisa Feldman Barrett's work on emotional granularity. Turns out, people who can distinguish between subtle shades of their emotions, say, frustration versus disappointment, recover from hardship faster. Disabled folks, we get forced into that emotional fluency early because we're constantly navigating micro barriers and silent judgments. Think about that. Every curb, every sideways glance, you're so inspiring. It's data. And we learn to read it all, like spies behind enemy lines. So while others are lulled into comfort by the illusion of normal, we adapt, we improvise, we become tacticians. Another example, ever heard of Harriet Tubman? She had narcolepsy from a traumatic brain injury. They called her disabled. She led over 70 enslaved people to freedom. Her disability became her camouflage. She used the system's assumptions about her to move undetected. That's not just inspiring, it's straight up guerrilla warfare. And yet we still hear, disability is something to overcome. What a boring idea. It reduces struggle to a hurdle in a track meet. But we're not running laps. We're reshaping the whole damn arena. Even science backs this up. A 2021 study in Nature Human Behavior showed that people who experience long-term adversity often develop heightened cognitive flexibility, meaning we get better at shifting strategies, thinking laterally, spotting blind spots, useful in chess, essential in life, dangerous in the boardroom. But I get it. You might be thinking, okay, but isn't it exhausting to always be adapting? Yes, it is. And I won't lie to you, there are days I hate it. But here's the kicker. While others build identity on stability, we build ours on evolution. They fear change, we live in it. So what's the real message here? Not some Pinterest quote positivity, but this. Your disability didn't just test you, it trained you. Not for sympathy, not for applause, but for impact. You've been handed a non-consensual PhD in persistence. So stop apologizing, stop shrinking, start strategizing. Because here's the dangerous truth no one wants to say. When you've survived a world that wasn't built for you, you learn how to rebuild it. Differently, better. And that's terrifying to the people who benefit from things staying the same. So yeah, disability made me dangerous. Not because I'm trying to be, but because I had to be. Now think about this. What if the thing you've been taught to hide is actually the thing that makes you unignorable? Let that sit.
And if it stings a little, good. You're waking up. Pause. Now, what are you going to do with that power?